आइए चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। दोस्तों हम आपको बता दें, टाइगर जयराम महतो बोले कि बड़े बड़े पार्टियों की तरफ से ऑफर आ रहा है मंत्री बनने का, और काफी कुछ बोले जो आप सभी को जरूर देखना चाहिए। और हो सके अगर जीत जाते तो मंत्री का पद तक देंगे, ये सारी चर्चाएं होने लगी। तो ये कहीं ना कहीं लगता है, जब हम लोग भी अकेले में बैठते हैं 12 बजे 1:30 बजे रात को छत के ऊपर, जब कोई नहीं सब सो चुका हो, तो हम भी चर्चा करते हैं कि भाई कैसे जयराम महतो यहाँ इतने जल्दी कैसे। तब एक चीज़ आंसर यही आता है कि ये काम कहीं ना कहीं साहसिक था, ये काम निर्भीक काम था, निडरता का काम था। जो काम लोग करने से परहेज करते थे, मैंने वो काम करने का प्रयास किया आज, इसीलिए बहुत कम समय में मैं यहाँ पर आकर अपने आप को पाता हूँ। दादा, अभी आपने जिन घटनाओं का जिक्र किया, जैसे कि बचपन से लेकर अभी तक काफ़ी दिक्कतों का आपने सामना किया है और आप आज उस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि झारखंड की युवा आज आपसे प्रेरणा लेते हैं। तो इन सब घटनाओं को फेस करने के लिए कहीं ना कहीं वो हौसला चाहिए, हमें वो पॉजिटिवनेस चाहिए। तो आप खुद के अंदर वो मोटिवेशन, वो पॉजिटिविटी कैसे लेकर आते हैं? देखिए सही बात है, आज मैं भले इस चेयर पर बैठा हूँ, आज मेरा पॉडकास्ट कर रहे हैं, तमाम नेशनल मीडिया में भी हमारे इंटरव्यू जा रहे हैं, लेकिन मैं इस जगह पर आया हूँ इसके लिए बहुत कुछ झेल रहा हूँ। मानसिक यातनाएं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मानसिक यातनाएं। लोकसभा के चुनाव में जो साजिशों को मैंने देखा, पक्ष और विपक्ष तो गिरिडीह में था ही नहीं, वहाँ दोनों एक थे। उनका मोटो एक ही था कि जयराम महतो को हराना है। कई ब्लॉगर्स चैनल, कई यूट्यूबर चैनल्स, उन्हें पैसा दे के हायर कर लिया गया, जो इसी मानव श्रृंखला की उपज थे। वे हमारे अचानक नेगेटिव नहीं है, जो हैटर बन गए, चूँकि पैसा सबसे बड़ा चीज़ है। लगातार केसों का दौर चला, 3000 की पुलिस, एक 29 साल का लड़का, हौसले को आपको समझना होगा। बिल्कुल 3000 की पुलिस, 3000 की संख्या में। जी बिल्कुल, 3000 गिन के 3000 की पुलिस थी उस दिन। लगभग सीआईएसएफ भी भारी संख्या में थी, सीआरपीएफ। कई अवसरों पर ऐसा दृश्य आया कि लगा कि ज़िंदगी आज यहीं द एंड हो जाएगी। कई मौके ऐसे आए कि नहीं आज कुछ बड़ा हो जाएगा हमारे साथ और शायद इसके बाद हम सर्वाइव ही ना कर पाएँ। लेकिन नियति, सारी चीज़ नियति थी। बहुत मुझे भी अपने आप में लगता है कि आज खासकर पिछला जो, चूँकि चुनाव मोड में आने से पहले जो 1 साल मेरा बीता आंदोलन के रूप में, उसमें एवरेज एक दिन में मेरी 1.5 सभाएँ होती थी। आसान नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री चाहे राज्य के मुख्यमंत्री रहें, वे अपने तमाम डॉक्टरों के साथ रहते हैं, तमाम भोजनों को चेक करते हैं, तब जाके 40 मिनट के स्पीच में, 20 मिनट के स्पीच में 3 दिन 4 दिन के गैप के बाद दूसरा कार्यक्रम करते हैं। मैं एक दिन में 2-3 घंटा स्पीच, 4 घंटा स्पीच, मैंने हाईएस्ट 3 घंटा 47 मिनट तक भाषण दिया था, बिना पानी की एक बूंद लिए, खड़ा स्कॉर्पियो के छत पे खड़ा होकर। तो मेंटली तो बहुत सारी ताकतें मैंने अप्लाइड किया। और जहाँ तक मोटिवेशन का सवाल है, मैं अंत में एक ही चीज़ मानता हूँ कि धट जो होगा देखा जाएगा। यहाँ हर कोई मरने के लिए आया है। क्या लोग में आज भी बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि हमारे साथ मिल जाओ, नहीं तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। हम बोले सर, मौत से बुरा क्या होगा? मतलब धमकियाँ आती है आपको? बिल्कुल आती हैं, लेकिन मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि मौत से बुरा क्या होगा। क्या करोगे आप? क्या करोगे बता दो। करोगे क्या? मेरा मारोगे? उससे ज़्यादा क्या करोगे? मैं एक ही चीज़ बचपन में आया, चूँकि मेरा माइंड पता नहीं बचपन से ऐसा क्यों है। मुझे याद है मेरी नानी जब मुझे खेतों में, खलिहानों में लेके जाती थी, तो बड़ा एक विचित्र सवाल पूछते थे कि नानी बताओ ना, सब एक दिन मर जाएंगे, सब एक दिन मर जाएंगे, इस दुनिया में कोई नहीं रहने के लिए आया है, कोई ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा। ये सवाल मैं अपनी नानी से पूछता था। यानी मेरी आयु उस समय 10 साल से भी कम थी। उस समय ये मेरा सवाल होता था कि सब मर जाएंगे क्या? तो ये चीज़ हमेशा मेरे मोटिवेट की है कि जो मुझे बुरा चाहते हैं वे भी मरेंगे, जो मुझे मारना चाहते हैं मेरे मारने के बाद मरेंगे। उनको जो करना है करे, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। तो मैं अपने आप में अंदर से मोटिवेट होता हूँ कि जब तुम्हें सफलता, असफलता, जब तुम्हें धन दौलत, कामयाबी नाकामयाबी, जब तुम्हें डर भय लोभ, ये सारी चीज़ें जब सताने लगे, जब तुम्हें ज़िंदगी का टेंशन, करियर का टेंशन सताने लगे, बस याद रखना यार, यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया है, जो आया है वो जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। तुम्हें जो अच्छा लगता है, जो तुम्हें बेहतर लगता है, तुम वो करो। ये सारी चीज़ें ही मुझे मोटिवेट करती है और इसीलिए मैं आज इनसे टकराया हूँ। नहीं तो ये मसल के रख देंगे जो लोग हैं। आप
बीसीसीएल पे खुल के बात करते हैं, आप टाटा पे खुल के हमला कर देते हैं। ये आसान नहीं है। विधायक संसद चुप हो जाते हैं, पीछे से जाके कमीशन लेकर निकल जाते हैं। इनको मालूम है आसान नहीं है, करोड़ों का टर्नओवर है उनका। जयराम महतो उन पर सीधा सवाल करता है, तमाम नेशनल न्यूज़ पे सवाल करता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी मानसिक मजबूती है। अगर आप मानसिक मजबूत नहीं हो तो आप इन चीज़ों का सामना नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं स्वयं से ही अपने आप को इंस्पायर करता हूँ। जी, कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर मजबूत होना बहुत मजबूत होना आवश्यक है, आवश्यक भी और है। आज बिल्कुल लोग कोई अपना धन गंवाता है, कोई अपना समय गंवाता है। मैं आज कहूँगा कि मैंने अपनी जवानी को गंवा दिया। नहीं सर, आप जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सराहनीय है और झारखंड की जनता के दिलों में आप बसे हुए हैं। आज के समय आप युवाओं की प्रेरणा बन चुके हैं। यूथ आपको अपना आइकन मानती है, अपना आइडल मानती है। ठीक उसी तरह भारत के एक व्यक्तित्व थे, एक ऐसे पर्सनैलिटी थे जो आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं, सभी हिंदुस्तानियों के दिल में बसे हुए हैं, भगत सिंह। और कहीं ना कहीं आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये मेंशन कर रखा है मॉडर्न एरा भगत सिंह। तो सर एक बार ये मॉडर्न एरा भगत सिंह के कॉन्सेप्ट को हमें समझाइए, और आप भगत सिंह के विचारों से कहाँ तक प्रभावित हैं वो भी हमें बताइए। देखिए, ये तो मैंने अपने आईडी में इस आंदोलन से पहले से ही लिख के रखा है। मेरे पुराने भी पोस्ट होंगे तो मैं वहाँ लिखता हूँ कि भले ज़िंदगी अंबानी अडानी जैसी नसीब हो या ना हो, चूँकि समय आप तो पढ़ने लगे तब जानने लगे कि उनको वे किस प्रकार कॉरपोरेट की आड़ में कुछ लोग लगातार इस देश की अर्थव्यवस्था को अपने हाथों में नियंत्रण ले रहे हैं। तो हम लोग ये सोचते थे कि भाई ज़िंदगी कोई रईस जैसा हो या ना हो, लेकिन मौत आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह जैसा हो। ये एक बचपन का हम लोग का थॉट होता था, क्योंकि हम लोग बचपन में उन किरदारों से काफ़ी प्रभावित थे। तो जहाँ तक भगत सिंह का विषय है, देखिए भगत सिंह ने आज से उनका शहादत 1931 को बाद था, और हम लोग 2031 आने में अभी भी 7 साल का समय, यानी 93 साल पहले उनकी शहादत हुई थी। जी बिल्कुल। 93 साल पहले, यानी आज से लगभग 100 साल पहले जो विचारों को वे कहते थे, आज भी वे प्रासंगिक हैं, आज भी वे चरितार्थ हो रहे हैं। वो अक्सर इन विषयों पर कहते थे कि अगर आज़ादी हम गोरों से तो ले लेंगे, नो डाउट, गोरों से आज आज़ादी लें, कल आज़ादी लें, परसों आज़ादी लें, हम ले लेंगे। या तो मार के लें, या तो पटक के लें, या तो भगा के लें, या तो जैसे भी लें हम आज़ादी ले लेंगे। लेकिन सवाल है कि आज़ादी के बाद जो आज़ाद भारत की तस्वीर होगी वो कैसी होगी। जब हम गोरों से आज़ादी ले लेंगे, उनके जाते ही अगर ये आज़ादी भूरों के हाथों में आ जाएगी, भूरों के कहने का मतलब है बड़े बड़े रईस लोग, अगर उनके हाथों में चली आएगी, और फिर 90% जो शोषित वंचित किसान कामगार मजदूर लोग हैं, अगर वो फिर सताए जाएंगे, तो उस आज़ादी का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। भले हम आज़ाद भारत में रहते हैं, हमें गर्व है, हमें अपने तमाम महापुरुषों पे गर्व है, हमें अपने तमाम फ्रीडम फाइटर्स पे गर्व है, लेकिन नन्हे भगत सिंह, 23 वर्ष के भगत सिंह का वो कथन आज भी चरितार्थ हो रहा है कि 90% लोग आज हाशिए में आज भी हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था मुट्ठी भर लोगों के हाथों में, उसका प्रमाण है। देखिए, अब तुरंत आप जिस तरह से देश को पूंजीवादी व्यवस्था ने जकड़ लिया है, आज एक आम व्यक्ति वो दुआ करे कि उसके घर में कोई गंभीर बीमारी ना हो, वो दुआ करे कि उसके घर में कोई ऐसी आपातकाल की स्थिति ना हो, नहीं तो वो टूट जाएगा।